हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूथ कंपटीशन के राजनीतिक विज्ञान के पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बुक ये यूथ कंपटीशन का। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1101 तक क्वेश्चन को देख लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1102 से क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज 1102 से क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन लॉस्की का है। लॉस्की का है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, लॉस्की का है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लॉस्की ने राज्य के संदर्भ में यह कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1103 है कि सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1103 का इसमें राइट आंसर होगा रूसो। रूसो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा, रूसो। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सहभागी लोकतंत्र ऐसी गतिविधि है जिनके अंतर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के निर्माण, निरूपण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेता है। रूसो जैसे विचारक यह मानते हैं कि सार्वजनिक निर्माण तक पहुंचने में नागरिकों की प्रत्यक्ष सहभागिता का अधिकतम विस्तार आवश्यक है। समकालीन लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत निम्नवत हैं। इसमें लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत है, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है, विचारात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1104 है। इसमें अभिकथन और कारण दिया गया है, आपको पढ़ करके बताना इसमें से कौन सा सही है। तो अभिकथन में ए में कहा जा रहा है कि उदार लोकतंत्रों में लोकतांत्रिक मूल्य आदर्श के रूप में व्यापक स्वीकृति पाते हैं, परंतु इसके साथ ही प्रतिनिधि लोकतंत्र की मूल अवस्थाओं की कार्यकारिता की नागरिक गण आलोचना करने लगते हैं। ये जो कि क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है आर में कहा जा रहा है कि सरकार में घटता हुआ विश्वास राजनीतिक संस्कृति की अविस्फीति प्रकट करता है और इस तरह से आपसी लक्ष्य प्राप्त करने में राजनीतिक प्रणाली की क्षमता कम करता है। तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों इसमें सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उदार लोकतंत्रों में लोकतांत्रिक मूल्य आदर्श के रूप में व्याप्त रूपी में स्वीकृति पाते हैं, परंतु इसके साथ ही प्रतिनिधि लोकतंत्र की मूल्य संस्थाओं की कार्यकारिता की नागरिक गण आलोचना करने लगते हैं। सरकार में घटता हुआ विश्वास राजनीतिक संस्कृति की अविस्फीति प्रकट करता है और इस तरह से आपसी लक्ष्य प्राप्त करने में राजनीतिक प्रणाली की क्षमता कम करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1105 है कि प्रजातंत्र के किस प्रकार को भारत ने स्वीकार किया है? ये स्वीकार किया है लोकतांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रजातंत्र के लोकतांत्रिक गणतंत्र को भारत स्वीकार किया है। इसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। यह प्रणाली केंद्रीय तथा राज्य दोनों में समान है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1106 है कि मीडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा सही है। तो पहले में कहा जा रहा है कि समकालिक लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है, जो कि ये क्या है, सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है, तो ये भी इसमें क्या है, सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्थाओं में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है, ये जो कि क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है चौथे में कहा जा रहा है कि मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कारपोरेट समूहों के नियंत्रण में रहते हैं, ये भी इसमें सही है। इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा वाला क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि मीडिया के संबंधों में यह कथन सही नहीं है कि मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्थाओं में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है। आज कई राजनीतिक दलों एवं प्रभावशाली शक्तियों के समर्थन मीडिया समूह होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1107 है कि नीचे अभिकथन और तर्क आर दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा इसमें सही है। तो अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान जाना जाता है और आम आदमी की सरकार का घोतक है, जो कि क्या है, सही है। आर में कहा जा रहा है कि आम साधारण है कि ज्यादातर सरकार ज्यादातर शक्ति विभाजन के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करती है, तो ये भी इसमें सही है। दोनों सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकतंत्र की सामान्य अवधारणा सभी को समान मानती है, जबकि लोकतंत्र की अभिजनवादी अवधारणा आम आदमी को आलसी, उदासीन तथा गुलाम वृत्ति वाले होते हैं और शासन में भाग लेने में असमर्थ रहते हैं, ऐसा मानती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1108 है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो लोकतंत्र की विशेषता कौन सी है? तो इसमें पहला दिया गया है कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता सापेक्षित है, जो कि सही है। फिर उसके बाद आता है कि सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे किसी नस्ल, लिंग, रंग या धर्म कुछ भी हो, ये भी सही है। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार, ये भी सही है। राजनीतिक समानता का अर्थ है एक व्यक्ति एक मत एक समान है, ये भी सही है। इसमें चारों ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसी व्यवस्था जिसका संचालन लोगों या उनके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1109 है कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन सीले के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, जॉन सीले। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राजनीतिक जनतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए शासन। इसका अर्थ के अनुसार शासन की बागडोर केवल एक व्यक्ति अथवा विशिष्ट व्यक्तियों के समूह में न होकर समस्त जनता के हाथों में होती है। जनता, जो कि जॉन सीले कथनानुसार जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1110 से लेकर के 1113 तक ये गद्यांश दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके बताना है क्वेश्चन आंसर को। इसमें दिया गया है कि स्वतंत्रोत्तर भारत के पूर्व दशकों से लोकतांत्रिक राजनीतिक में महत्वपूर्ण आए। पिछले दशकों में जहां चुनावी सहभागिता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, वहां जातीयता से जुड़ी आदिम अस्मिताओं ने जातियों के राजनीतिकरण एवं राजनीति के जातीयकरण को और अधिक सुदृढ़ किया। 21वीं सदी के भारत में बाजार राज्य में तृतीय लोकतांत्रिक उद्भव मार्ग प्रशस्त किया गया, किंतु विकास प्राप्ति के अपने लक्ष्य में इन आदिम संरचनाओं को विखंडन करने की अपेक्षा बाजार राज्य लोक लुभावनवाद तथा अभिशासन के मध्य झूल रहा। फिर उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1110 में दिया गया है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण धारणा का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? ये किया था रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने, ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, रजनी कोठारी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रजनी कोठारी ने सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिक कारण धारणा का प्रयोग किया गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स 1973 में सर्वप्रथम जातियों के राजनीतिकरण अवधारणा का विस्तार से विवेचना किया है। भारतीय समाज में जाति के विरोध की राजनीति हो सकती है, लेकिन जाति के बगैर नहीं, और राजनीति में जाति निशान इसलिए दिखाई नहीं देती है क्योंकि हमारे समाज में जाति का ठप्पा हर चीज पर है। यह
कथन रजनी कोठारी का है, उस समय कहा था जब राजनीति के विश्लेषण में वर्ग की अवधारणा केंद्र में थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1111 है कि निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रतिक्रिया मूलक सिद्धांत पर बल दिया है? तो 1111 का इसमें राइट आंसर होगा आर ए डहल। आर ए डहल ने ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा आर ए डहल। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रॉबर्ट ए डहल ने 3 मानकों प्रतिनिधि शासन, मतदान व वयस्क मताधिकार पर बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रिया मूलक सिद्धांत पर बल दिया है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र को ही राजनीतिक लोकतंत्र नाम दिया जाता है। डहल की प्रसिद्ध रचना डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स 1989 है। इसके अलावा हु गवर्नर्स 1961 में वे सत्ता के बहुलवादी रूप की चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1112 है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? ये रचना है कार्ल जे फ्रेडरिक की। कार्ल जे फ्रेडरिक की है। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट व डेमोक्रेसी 1937 के लेखक कार्ल जे फ्रेडरिक हैं। इस पुस्तक में यूरोपीय व अमेरिका के संविधान व वहां उपस्थित प्रजातंत्र की चर्चा की गई है। साथ ही वहां कार्यरत सरकारों को भी चर्च पुस्तक में ली गई है। चर्च पुस्तक में की गई है चर्चा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1113 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ करके बताना इसमें से कौन सा सही है। तो अभिकथन में कहा जा रहा है कि शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट बनाती है, ये जो कि सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है क्योंकि शक्ति विविध समूहों में विभाजित हो जाती है, ये भी इसमें सही है। दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों इसमें सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट बनाती है। आर में कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है क्योंकि शक्ति विविध समूहों में विभाजित हो जाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1114 है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1114 का इसमें राइट आंसर होगा डेविड स्टैंड। डेविड स्टैंड ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा डेविड स्टैंड। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत पैरेटो, मोस्का व मिचेल्स हैं। ये लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं तथा इसे निरर्थक मानते हैं। इसका मानना है कि शासन सदैव मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होता है, अन्य सदैव सहयोगी की भूमिका में होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1115 में कि लोकतंत्र के अभिजन्य सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 1115 का इसमें राइट आंसर होगा ये हैं पैरेटो हैं, मिचेल्स हैं और मोस्का हैं, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकतंत्र के अभिजन्य तंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन पैरेटो, मोस्का, मिसेल्स सभी हैं। इनका मानना है कि जहां राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति कुछ लोगों में केंद्रित होगी वहां लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1116 है कि निम्नलिखित में से कौन एक वोट देने की पद्धति भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 1116 का इसमें राइट आंसर होगा बहु बहुल वोट पद्धति। बहुल वोट पद्धति ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा बहुल वोट पद्धति। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जेएस मिल बहुल वोट पद्धति का समर्थक था। मिल का मानना था कि मतों के मूल्य और महत्व समान नहीं होते हैं। अज्ञानता, मूर्खता, उदासीनता की अपेक्षा बुद्धि, शिक्षा और उच्च स्तर के गुण अधिक मूल्यवान होते हैं। उनके अनुसार विद्वानों को मूर्ख की अपेक्षा अधिक मत देने का अधिकार होता है। मिल यह सिद्ध करना चाहते थे कि बहुल मत का कौन सा वर्ग कितना अधिकारी है और इस विभाजन में उसे व्यवसाय और शिक्षा
आधार पर मानसिक स्तर और संस्कृति के अनुसार यह सिद्ध करना चाहता था कि बहुल मत का कौन सा वर्ग कितना अधिकारी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1117 है कि कौन इस विचार का समर्थन करता है कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपने भीतर की विभिन्नता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा विल कमिल्का। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विल कि मल्लिका ने इस विचार का समर्थन किया है कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपने भीतर की विभिन्नता को प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1118 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 1118 में। तो इसमें दिया गया है प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत। प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत ये जॉन स्टुअर्ट मिल का है, तो इसका दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत। प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत ये जोसेफ शुम्पेटर का है, तो तीसरा सही है। फिर उसके बाद आता है प्रजातंत्र का अभिजन्य सिद्धांत, ये मिचेल्स का है, तो चौथा सही है। प्रजातंत्र का अनुभाविक सिद्धांत ये मैक्सफर्सन का है, तो इसका पहला सही है। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत जो कि ये जॉन स्टुअर्ट मिल है। प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत जोसेफ शुम्पेटर हैं। प्रजातंत्र का अभिजन्य सिद्धांत ये मिचेल्स हैं। प्रजातंत्र का अनुभविक सिद्धांत ये जो कि मैकफर्सन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1119 है कि निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1119 के इसमें राइट आंसर होगा सीबी मैकफर्सन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डेमोक्रेटिक थियरी पुस्तक के लेखक सीबी मैकफर्सन है। सीबी मैकफर्सन के इसमें अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो कौन कौन से हैं कि इसमें है कि पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स लुक द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड ट्रेंड इन पॉलिटिकल साइंस रिसर्च आदि जो कि इनकी पुस्तकें हैं। सीबी मैक्सफर्सन जो कि ये 1911 से 87 तक कनाडा का प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक था। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कैराफोर्ड वो मैकफर्सन का योगदान उदारवाद, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सिद्धांत के गहन का विश्लेषण में निहित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1120 है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया है। तो कौन से विचारक हैं 1120 का इसमें राइट आंसर होगा सीबी मैक्सफर्सन। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सीबी मैकफर्सन जो कि ये 1911 से 87 तक कनाडा का प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक था। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कैराफोर्ड वो मैकफर्सन का योगदान उदारवाद, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के गहन विश्लेषण में निहित है। मैक्सफर्सन ने विशेष रूप से लोकतंत्र के समकालीन अनुभवमूलक सिद्धांत की कमियां दर्शाते हुए लोकतंत्र के सिद्धांत को एक नई दिशा दी है। मैक्सफर्सन ने उदारवादी लोकतंत्र के विकास को 4 प्रतिमानों संरक्षात्मक, विकासात्मक, संतुलनकारी और सहभागी श्रेणी में किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1121 है कि कौन इस विचार का समर्थक करते हैं कि अभिजन तथा राजनीतिक प्रजातंत्र एक दूसरे के विरोधी नहीं है। तो कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ये है कार्ल मैनिहम है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा कार्ल मैनिहम। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अभिजन तथा राजनीतिक प्रजातंत्र एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इसके विचार का समर्थन कार्ल मैनिहम के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1122 है कि यह किसका विचार है कि प्रत्येक विधिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है। ये रूसो का है। किसका विचार है, रूसो का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा रूसो का। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रूसो का विचार है कि प्रत्येक विधिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है।
क्वेश्चन नंबर 1123 है कि निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? ये किसने परिभाषित किया है? तो ये टीवी स्मिथ के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, टीवी स्मिथ के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि टीवी स्मिथ ने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र आदि शब्द आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द के हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी शब्द दो यूनानी शब्दों डेमेस और क्रेसिया से मिल करके बना है। डेमेस का तात्पर्य है कि जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है कि सत्ता या शासन। इस प्रकार साधारण अर्थ में प्रजातंत्र का अर्थ होता है कि जनता की सत्ता अथवा जनता का शासन होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1124 है। 1124 में कहा जा रहा है कि इस विचार की वकालत किसने की है कि जनता का शासन एक कल्पना यानी कि मिथ है, कुछ लोगों का शासन हकीकत है। ये अभिजानवादी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अभिजनवादी के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अभिजनवादी इस विचार की वकालत करते हैं कि जनता का शासन एक कल्पना यानी कि मिथ है, कुछ लोगों का शासन हकीकत है। इटली के दो प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक फिल्ड्रो पैरोटो तथा गेतानो मोस्का ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि किसी भी समाज या संगठन के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय केवल गिने चुने लोगों ही करते हैं, चाहे उस संगठन का बाहरी स्वरूप कैसा भी क्यों ना हो। रॉबर्ट मिशेल्स ने गुणतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन करते हुए यह तर्क दिया है कि अधिकांश मनुष्य स्वभाव से जड़, आलसी और दास मनोवृत्ति वाले होते हैं, जो अपना स्वशासन स्वयं चलाने में सामर्थ्य नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1125 है कि सभी शासन शिक्षा की एक पद्धति है, परंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्व स्वशिक्षा है। इसीलिए श्रेष्ठतम शासन स्वशासन है, जो कि लोकतंत्र है। यह किसने कहा है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये सी डी बर्न्स के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, सी डी बर्न्स के द्वारा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यह परिभाषा बर्न्स ने दी है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ स्कूल और उसकी सफलता की सबसे अधिक गारंटी स्थानीय स्व सरकार का व्यवहार है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1126 है कि सुम्पीटर तथा डहल द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति क्या होता है? तो व्यक्ति इसमें एक उपयोगिता का उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, एक उपयोगिता का उपभोक्ता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सुम्पीटर तथा बर्ट डहल ने अपने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत में व्यक्ति को प्रधानता दी है। इसमें व्यक्ति आपस में समझौता या सौदेबाजी करते हैं, जिससे धीरे धीरे अपनी नीति का निर्माण करता है। सरकार का कार्य केवल व्यक्ति को इस विकास में सहायता करना भर है, जिसमें व्यक्ति हित समूह बनाता है, जैसे व्यापारियों का संघ, मजदूरों का संघ एवं दुकानदारों का संघ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1127 है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के आदर्श परक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? क्वेश्चन नंबर 1127 का इसमें राइट आंसर होगा मैकफरसन। मैकफरसन ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, मैकफरसन। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मैकफरसन के अनुसार सच्चा लोकतांत्रिक समाज मनुष्यों की सृजनात्मक शक्ति और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देगा, केवल उपयोगिता या संतुष्ट का अधिकतम विस्तार नहीं करेगा। मैकफरसन ने उत्तर उदार लोकतंत्र के अंतर्गत मनुष्य को एक कर्ता यानी या सृजनकर्ता के रूप में देखा जाएगा, केवल उपयोगिता के उपभोक्ता के रूप में नहीं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 से 28 है कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार होती है। अब्राहम लिंकन द्वारा यह भाषण निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया था? ये भाषण अब्राहम लिंकन के द्वारा किस स्थान पर दिया गया था? गेट्स वर्ग में दिया गया था। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, गेट्स वर्ग में दिया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गेट्स वर्ग में भाषण देते समय अब्राहम लिंकन उन शब्दों का अभिव्यक्त किया था कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1129 है कि प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए।
तो इसमें प्रतिबद्ध होना चाहिए लोक नीति के कार्य नियम के प्रति, सही है। संविधान के लक्ष्य के प्रति, ये भी सही है। संविधान सामान्य हित के प्रति, ये भी सही है। शासन दल की विचारधारा के प्रति, ये जो कि गलत है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा जो कि सही है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रजातंत्र में लोक सेवक को निम्नलिखित में से प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसमें लोक नीति के कार्य नियम के प्रति होना चाहिए, संविधान के लक्ष्य के प्रति होना चाहिए और सामान्य हित के प्रति होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है 1113 है। क्वेश्चन नंबर 1113 में अच्छा ये जो कि दिया गया इसमें कि अभिकथन ए, इसमें अभिजात्य सिद्धांत के मध्य एवं पश्चिमी यूरोप देशों में प्रजातंत्र के विवेचन के तौर पर प्रयोग किया गया है, जो कि ये क्या है, सही है, सही है। फिर आर में कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्रजातांत्रिक समाज में अल्पसंख्यक शासन करते हैं, ये भी सही है, दोनों इसमें सही है, दोनों इसमें क्या है, सही है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, दोनों इसमें सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि अभिजात्य शब्द का प्रयोग 1823 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इस शब्द का ब्रिटेन एवं अमेरिका में अधिक प्रयोग 1930 ईस्वी के बाद किया गया। लोकतंत्र में राज्य व्यवस्था पर वास्तविक स्वरूप से नियंत्रण इस अल्पसंख्यक उच्च वर्ग का ही होता है और यही अभिजन्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1131 है। क्वेश्चन नंबर 1131 में कहा जा रहा है कि अभिकथन ए में कि प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एक को महत्व देता है, जो कि ये क्या है, ये सही है। आर में कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्य चालन में अड़चन डालता है, ये जो कि क्या है, गलत है। तो इसमें ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ए सही है, आर गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद प्रजातंत्र एवं समाजवादी सिद्धांत का मिश्रण है। इसके अंतर्गत लोकतंत्र तथा समाजवादी राज्य दोनों गुण देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1132 है। इसमें कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 1132 में इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो इसमें दिया गया सबसे पहले लोकतंत्र का क्लासिकीय सिद्धांत। लोकतंत्र का क्लासिकीय सिद्धांत ये एडी लिंडसे का है, एडी लिंडसे का है, तो इसका तीसरा सही है। लोकतंत्र का कार्यविधि सिद्धांत ये किसका है, जोसेफ सुम्पीटर का है, तो जोसेफ सुम्पीटर दूसरा सही है। लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत ये किसका है, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत एंथनी डाउन्स का है, तो पहला सही है। और बहुतंत्र ये जो कि रॉबर्ट डहल का है, तो चौथा सही है। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का इसमें चौथा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी का चौथा, ऑप्शन नंबर इसके सी वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकतंत्र का क्लासिकीय सिद्धांत एडी लिंडसे का है। लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत जोसेफ सुम्पीटर का है। लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत एंथनी डाउन्स का है। बहुतंत्र का रॉबर्ट डहल का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1133 है कि आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि इसमें आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, इसीलिए आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण संभव नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1134 है। इसमें कथन और कारण दिया गया है, पढ़ करके बताना है कौन सा सही है। तो ए में कहा जा रहा है कि अवधारणात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक संविदा के सिद्धांत में प्रजातंत्र की समृद्धि तथा उत्थान में जीवंत भूमिका का निर्वहन किया गया है, ये जो कि क्या है, सही है। आर में कहा जा रहा है कि व्यक्ति के आत्मनिर्णय का अधिकार लोकतंत्र का मूल धारा है, ये भी इसमें सही है, दोनों इसमें सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है।
दोनों इसमें सही है। इसका एक्सप्लेनेशन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत ने यद्यपि इस सिद्धांत की ऐतिहासिक तथा तथ्यात्मक आलोचना की है, यही यह सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने मिल करके किया है। अतः देखा जाए तो एक प्रकार से इसने लोकतंत्र की ही नींव रखी है। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में ही व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं लेता है और स्वयं निर्णय लेना ही अपने व्यक्तित्व का विकास करना होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1135 है। इसमें कहा जा रहा है कथन और कारण दिया गया है, आपको पढ़ करके बताना है कौन सा इसमें सही है। 1135 में तो ए में कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता तथा समानता दोनों प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं, जो कि सही है। आर में कहा जा रहा है कि दोनों मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक है, तो ये भी सही है। दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों इसमें सही है, इसका एक्सप्लेनेशन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव है और प्रजातंत्र का आधार स्तंभ स्वतंत्रता और समानता है। फिर क्वेश्चन नंबर 1136 है कि राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। 1136 के इसमें राइट आंसर होगा आर्थर बेंटले हैं। कौन है? आर्थर बेंटले हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा आर्थर बेंटले। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राजनीति के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक आर्थर बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 है। लोकतंत्र के समूह सिद्धांत के आरंभिक संकेत 20वीं शताब्दी के शुरू में मिलते हैं। दो अमेरिकी लेखकों एफ बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और डेविड ट्रूमैन ने द गवर्नमेंटल प्रोसेस के अंतर्गत यह विचार व्यक्त किया है कि लोकतंत्र ऐसा राजनीतिक खेल है जिसमें तरह तरह के समूह हिस्सा लेते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1137 है कि नौकरशाही संस्थात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, यह किसने कहा है। तो 1137 के इसमें राइट आंसर होगा हर्बर्ट मैरिसन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा हर्बर्ट मैरिसन के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नौकरशाही प्रशासन का एक रूप है जिसमें कुशल लोक सेवकों की व्यावसायिक श्रेणी राजकीय मामलों का निष्पक्ष ढंग से प्रशासन करती है और जिसका संगठन पद सोपानात्मक है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली है जो कौशल, निष्पक्षता और मानवता के अभाव से ग्रस्त होती है। हर्बर्ट मैरिसन के अनुसार नौकरशाही संस्थात्मक प्रजातंत्र का मूल है। प्रजातंत्र का क्या है? तो मूल्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1138 है कि लोकतंत्र के चीर सम्मत सिद्धांत के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो यह निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार है, जो कि यही पहला वाला ही क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, यही गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार है, यह लोकतंत्र के चीर समस्त सिद्धांत के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। लोकतंत्र उदारवादी सिद्धांत का संशोधित रूप है, इसे प्रत्यक्ष सहभागी लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1139 है। क्वेश्चन नंबर 1139 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1139 में तो इसमें दिया गया है संरक्षक संरक्षक लोकतंत्र ये किसका है? जर्मनी बेंथम का है संरक्षक लोकतंत्र, तो इसका चौथा सही है। विकासात्मक लोकतंत्र ये किसका है? तो जे.एस. मिल का है, दूसरा सही है। लोकतांत्रिक अभिजान्यवाद ये किसका है? ये शुम्पीटर का है, तो इसका पहला सही है। बहुलवादी लोकतंत्र ये रॉबर्ट डहल का है, तो तीसरा सही है। ए का इसमें चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का इसमें तीसरा वाला सही है, तो डी का तीसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संरक्षक लोकतंत्र जो कि जर्मनी बेंथम का है, विकासात्मक लोकतंत्र ये जे.एस. मिल का है, लोकतांत्रिक अभिजान्यवाद ये जो कि शुम्पीटर का है, बहुलवादी लोकतंत्र ये रॉबर्ट डहल का है। क्वेश्चन नंबर 1140 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 1140 में इसमें दिया गया है सबसे पहले सुरक्षात्मक लोकतंत्र ये किसका है? तो जॉन लॉक का है, दूसरा सही है। शास्त्रीय लोकतंत्र ये किसका है? ये अरस्तू का है, पहला सही है। विकासात्मक लोकतंत्र
ये जो कि रूसो का है, चौथा सही है। पीपुल्स लोकतंत्र ये जो कि लेनिन का है, पांचवा सही है। बहुल लोकतंत्र ये रॉबर्ट ए डहल का है, तो तीसरा सही है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का पांचवा और ई का इसमें तीसरा वाला सही है। तो ई का तीसरा वाला सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सुरक्षात्मक लोकतंत्र जॉन लॉक का, शास्त्रीय लोकतंत्र अरस्तू का, विकासात्मक लोकतंत्र रूसो का और पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन का, बहुल लोकतंत्र ये रॉबर्ट ए डहल का है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1141 है कि लोकतंत्र पर मार्क्स के विचारों के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा बताना है, कौन सा इसमें सही है। तो ए में कहा जा रहा है कि प्रबोधन परंपरा में वे लोकतंत्र के एक आंगिक समुदाय के रूप में देखते हैं, जो कि ये सही है। बी में कहा जा रहा है कि बुजुर्गा लोकतंत्र अवसरा अनुकूल बुजुर्गा आतंक में बदल जाता है, तो ये भी सही है। दोनों इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। दोनों ऑप्शन इसमें सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकतंत्र पर मार्क्स के उपरोक्त दोनों विचार सही हैं। मार्क्स से प्रबोधन परंपरा में वे लोकतंत्र को एक आंगिक समुदाय के रूप में देखता है एवं बुजुर्गा लोकतंत्र अवसरा अनुकूल बुजुर्गा आतंक में बदल जाएगा, ऐसा मार्क्स का मानना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1142 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र का स्वरूप है। तो इसका राइट आंसर होगा बहुल तंत्र। बहुल तंत्र ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, बहुल तंत्र। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बहुल तंत्र एक प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र का स्वरूप है। जन लोकतंत्र एवं जनमत संग्रह मूल लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप है। सामान्य लोकतंत्र शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र। बड़े राज्यों के लिए प्रतिनिधित्वात्मक सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1143 है कि उस शब्दावली को पहचानिए जो विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। तो ये पूर्व नियत वरीयताएं, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, पूर्व नियत वरीयताएं विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित है। विमर्शी लोकतंत्र आधुनिक लोकतंत्र के प्रमुख प्रकारों में से एक है। फिर क्वेश्चन नंबर 1144 है कि सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य मुख्य रूप से एक हस्तक्षेपी राज्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो औद्योगिक समृद्धि और आर्थिक विकास लेने के लिए, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य को हस्तक्षेपी राज्य की भूमिका निभाना पड़ता है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य द्वारा व्यक्ति के कर्तव्यों एवं अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक शक्ति का प्रयोग भी करना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1145 है कि प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त स्वान सिद्धांत का आशय क्या है। तो इसका आशय है कि निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वसान सिद्धांत का आशय है कि निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है, अर्थात जनता जितनी कम जागरूक होगी सहभागिता उतनी ही कम होगी और सरकार के लिए सबसे कम मुश्किल अर्थात सुगम शासन संचालन का मार्ग प्रशस्त करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1046 है कि सुरक्षात्मक लोकतंत्र का एक सीमित सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये विकसित किया गया है जॉन लॉक के द्वारा। जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जॉन लॉक। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सुरक्षात्मक लोकतंत्र का एक सीमित विचार जॉन लॉक के द्वारा विकसित किया गया था। इसके एक साधन के रूप में भी स्वीकार किया गया है जिसके द्वारा लोगों की रक्षा की जाती है। लॉक के राज्य की उत्पत्ति का संविदावादी सिद्धांत की पुष्टि करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1147 है कि किसने कहा है कि लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थक संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है मैकफर्सन के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, मैकफर्सन के द्वारा कहा गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आधुनिक लोकतंत्र की मुख्य धारा को उदार लोकतंत्र के रूप में पहचाना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से उदारवाद और लोकतंत्र की उत्पत्ति विभिन्न विभिन्न परंपराओं से हुई है।
मैकफरसन का विचार है कि लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1148 है कि लोकतंत्र कल्याणकारी सिद्धांत आधारित होता है। तो ये लोकतंत्र सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, लोकतंत्र सिद्धांत पर। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोक कल्याणकारी सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1149 है कि स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण में बाधा है। तो स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है तो निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली। निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकतंत्र को आधुनिक काल में शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। वर्तमान समय में लोकतंत्र अपने को एक आदर्श के रूप में स्थापित करता है। स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण में निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली की एक बड़ी बाधा है। क्वेश्चन नंबर 1150 है कि निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। ये किसने किया है? ये किया है टी.एच. ग्रीन ने। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, टी.एच. ग्रीन ने। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन ग्रीन ने किया था। कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्क विस्प कैंपबेल सॉरी टेम्पल ने किया था। यह शासन की वह संकल्पना है जिसमें राज्य नागरिकों की आर्थिक व सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण सहयोगात्मक भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1151 है। इसमें कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? तो ये जनता में निहित होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, जनता में निहित होती है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। प्रजातंत्र के अंतर्गत जनता शासन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। प्रारंभ में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित था। रूसों ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को लोकतंत्र कहा है। लोकतंत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक विचार विमर्श द्वारा संभव होता है। लोकतंत्र शासन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1152 है कि प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है। तो ये लोकतांत्रिक गणतंत्र का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकतंत्र से तात्पर्य है कि लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। भारत में लोकतांत्रिक गणतंत्र को स्वीकार किया गया है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा स्थापित शासन होता है। भारत की जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। गणतंत्र से अभिप्राय राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1153 है कि किसने लिखा है कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। ये बर्क के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, बर्क के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बर्क का कहना है कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। क्वेश्चन नंबर 1154 है किसने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदारी होता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये सीले के द्वारा कहा गया है। सीले के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सीले। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। यह कथन सीले का है। लोकतंत्र के विषय में सीले की यह परिभाषा डायसी की लोकतंत्र संबंधित परिभाषा से इसे अर्थ से विभिन्न है कि डायसी लोकतंत्र को बहुमत की भागीदारी के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि सीले प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को लोकतंत्र की विशेषता मानते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1155 है कि यह व्यक्ति किसने किया दिया है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। ये जे ब्राइस का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जे ब्राइस का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया, जे ब्राइस का कहना है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। इसमें वर्ग विभाजन के प्रमुख कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1156 है कि लोकतंत्र में किसका प्रकार्य हित संपदन है। ये किसका है? 1156 का इसमें राइट आंसर होगा, दबाव समूह का है। दबाव समूह का है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, दबाव समूह का है। फिर उसके बाद आता है
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकतंत्र में दबाव समूह का प्रक्रिया प्रक- प्रक्रिया हित संपदन है कि दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन सत्ता पर विविध प्रकार के दबाव डालते हैं, जिसमें लॉबिंग करना एवं संसद सदस्यों के संपर्क स्थापित करना प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 1157 है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया? ये किसके द्वारा किया गया है? ये रूसो के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, रूसो के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रूसो के अनुसार समझौते के परिणाम स्वरूप एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसे वह राज्य, जनता, संप्रभु नागरिक, प्रजा आदि सब कुछ कहता है। रूसो की राज्य सत्ता किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति समूह की सत्ता नहीं है कि सामान्य इच्छा के आधार पर स्थापित समाज है। रूसो की सामान्य इच्छा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ही संभव हो सकती है, प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र में भी संभव नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1158 है कि निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन से कथन कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा सही है? तो इसमें ए में कहा जा रहा है कि यह एक ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर पर सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाता है, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है कि यह एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच समझौता है, ये भी सही है। सी में कहा जा रहा है कि कल्याणकारी राज्य किसी भी प्रकार के मनोचित एवं प्रगतिशील समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करता है, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है डी में कहा जा रहा है कि कल्याणकारी राज्य निजी क्षेत्र के उत्प्रेरकों को हटाए बिना जीवन निर्वाहन के न्यूनतम स्तर की गारंटी देता है, तो ये भी सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अवसर की समानता, धन संपत्ति के समान वितरण तथा जो लोग अच्छे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वयं जुटा पाने में असमर्थ हैं, उनकी सहायता करने जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। टी एच मार्शल ने आधुनिक कल्याणकारी राज्य को लोकतंत्र, कल्याण और पूंजीवाद की विशिष्ट संयोजन के रूप में वर्णित किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1159 है कि भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकतंत्र का। लोकतंत्र का ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, लोकतंत्र का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं जो अधिनायक तंत्र में नहीं पाई जाती हैं, जैसे जनता की इच्छा सर्वोच्च है, जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार, उत्तरदायी सरकार, निष्पक्ष न्यायपालिका तथा विधि का शासन, भाषण की स्वतंत्रता आदि। फिर उसके बाद आता है 1160 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो 1160 का इसमें राइट आंसर होगा न्यायपालिका जवाबदेही होती है विधायिका के प्रति, ये जो कि इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रजातंत्र की निरंतरता के लिए आवश्यक है कि राज्य शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के मध्य किया गया है। भारत में संविधान द्वारा संवैधानिक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है, इसीलिए न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है, जो कि कार्यपालिका और विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1161 है कि जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा का संबंध मार्क्सवादी चिंतन से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत किसान, बुजुर्गा, सर्वाहार, निम्न बुजुर्गा वर्ग के लोग अपनी मिलीजुली सरकार बनाते हैं, जिसका उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक समानता के आधार पर एक नए समाज का प्रस्थापन करना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1162 है कि प्रजातंत्र का वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है। तो 62 का इसमें राइट आंसर होगा जनता में निवास करती है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा जनता में। अब्राहम लिंकन लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र वह होगा जो जनता का हो, जनता के द्वारा हो और जनता के लिए हो। क्वेश्चन नंबर 1163 है किसने कहा कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? ये किसका है? तो ये है सीले का है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सीले का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सीले ने यह कहा है कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। प्रजातंत्र से आशय
जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। क्वेश्चन नंबर 1164 है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? तो 1164 का इसमें राइट आंसर होगा दबाव समूह, ये जो कि इसमें नहीं है दबाव समूह। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दबाव समूह। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत शासन जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। प्रारंभ में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित था। प्रजातंत्र के उपकरण निम्न है, इसमें लोक निर्माण है, आरंभिक है और प्रत्यावर्तन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1165 है कि डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये मैकाइवर हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा मैकाइवर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज 1952 नामक पुस्तक RSRM मैकाइवर ने लिखी है, 1952 में लिखा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1166 है कि यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट होता है। यह कथन किसका है? तो 1166 का इसमें राइट आंसर होगा अरस्तु का है। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा अरस्तु का है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है असमानता क्रांति का सर्वप्रथम कारण व्यक्ति असमानता अंत कर समानता की प्राप्ति का लालसा है। अरस्तु के अनुसार समानता के दो रूप होते हैं, पूर्ण समानता एवं अनुपातिक समानता। क्वेश्चन नंबर 1167 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगी, ये जो कि प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सामान्यतः प्रजातंत्र की दो पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यक्ष पद्धति और अप्रत्यक्ष पद्धति। प्रत्यक्ष पद्धति में जनता स्वयं शासन कार्य करती है, अप्रत्यक्ष पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालन करती है। प्रत्यक्ष पद्धति में लोक सभाएं या लोक निर्माण, जनमत संग्रह, आरंभ आदि उपकरणों का प्रयोग होता है। इसमें आनुपातिक पद्धति शामिल नहीं होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1168 है कि निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? ये टीबी स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा टीबी स्मिथ के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि टीबी स्मिथ ने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 1169 है कि ए न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ये है माओसे तुंग है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि माओसे तुंग ने ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940 ऑन कंट्रडिक्शन 1937 नामक पुस्तक लिखी है। माओसे तुंग ने चीन में जनवादी क्रांति स्थापित की, जिसमें मजदूरों के साथ साथ कृषकों का भी सहयोग था। क्वेश्चन नंबर 1170 है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र के स्वीकार पागलपन कहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लोकतंत्र का स्वीकृति पागलपन कौन कहता है? ये कहते हैं टेलीरैंड के द्वारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा टेलीरैंड के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि टेलीरैंड ने लोकतंत्र की आलोचना करते हुए उसे स्वीकृति पागलपन की संज्ञा दी है। फिर क्वेश्चन नंबर 1171 है कि लोकतंत्र के बारे में इसमें से कौन सा कथन विचारक का है? तो इस बात से कोई इनकार नहीं करता है कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी ही मधुर क्यों ना हो। तो ये किसका कथन है? ये कथन है सी डी बर्सन का है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा सी डी बर्सन का है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सी डी बर्सन महोदय लोकतंत्र समर्थक राजनीतिक विचारक थे। लोकतांत्रिक प्रतिनिधि सभाओं का उन्होंने समर्थन किया है। उनका यह कथन था कि इस बात से यद्यपि इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में त्रुटियां हैं, किंतु यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों ना लगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1172 है कि निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? ये किसने किया है? ये किया है टाकविले ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा टाकविले। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डी टाकविले ने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है। जैसा
जहाँ सरकार होती है वैसा हमेशा यह खतरा रहता है कि सत्ताधारी अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके सर्वसाधारण को आतंकित व शस्त्र कर सकता है। इसके बचाव के उपाय यह होगा कि सत्ताधारी के हाथों में असीमित और निरंकुश सत्ता न दी जाए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1173 है कि निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये किया है रॉबर्ट डहल के द्वारा। ऑप्शन वर्ष का डी वाला राइट आंसर होगा, रॉबर्ट डहल के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुलवाद के रूप में रॉबर्ट डहल ने किया है। उनका कहना है कि शासन सत्ता ही एकमात्र संस्था नहीं है जो व्यक्ति के विकास में योगदान देती है, बल्कि इससे इतर अन्य कई संस्थाएं हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में योगदान देती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1174 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा क्षेत्र है? तो नागरिक समाज, ये जो कि तीसरा क्षेत्र है। ऑप्शन वर्ष का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नागरिक समाज राजनीतिक व्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है, जबकि मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका को लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तंभ माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1175 है कि श्रमिकों, कृषकों एवं समाज के सीमांत वर्गों का प्राधान्य नव लोकतंत्र के रूप में निम्न में से किससे संबंधित है? तो 1175 का इसमें राइट आंसर होगा उपाश्रित स्कूल से। ऑप्शन वर्ष का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा उपाश्रित स्कूल से। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि श्रमिकों, कृषकों एवं समाज के सीमांत वर्गों का प्राधान्य नव लोकतंत्र के रूप में उपाश्रित स्कूल से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1176 है कि परिभाषित शब्द सामाजिक लोकतंत्र किसके द्वारा गढ़ा गया है? ये किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो ये समाजवादी के द्वारा गढ़ा गया है। ऑप्शन वर्ष का ई वाला राइट आंसर होगा समाजवादी के द्वारा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सामाजिक लोकतंत्र एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ढांचे में सामाजिक न्याय के लिए और समूह सौदाकारी के इंतजाम वाली एक नीति व्यवस्था के लिए प्रतिनिधित्व लोकतंत्र आय पुनर्वितरण के हेतु अर्थव्यवस्था के विनियमन व कल्याणकारी राज्य के प्रावधानों संबंधित प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक और सामाजिक हस्तक्षेपों का समर्थन करती है। यह परिभाषित शब्द कुछ समाजवादियों के द्वारा गढ़ा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1177 है कि निम्नलिखित में से किसने तीन मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रियामूलक सिद्धांत पर बल दिया है? तो 1177 का इसमें राइट आंसर होगा R.A. डाहल के द्वारा। ऑप्शन वर्ष का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रक्रिया मूलक लोकतंत्र को सफल एवं मजबूत बनाने के लिए कुछ प्रक्रिया विशेष यथा नियमित चुनाव, राजनीतिक समानता आदि को सुनिश्चित करते हुए निश्चित प्रक्रियाओं पर बल देते हैं। रॉबर्ट ए डहल ने मूलतः तीन मानकों पर बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रिया मूलक सिद्धांत को व्याख्यात किया है। वह प्रभावी जन सहभागिता, मताधिकार में समानता एवं सभी सदस्यों के समक्ष यह चुनौती प्रस्तुत करने का पक्षधर है, जिसके अंतर्गत वह वैकल्पिक प्रासंगिक नीतियों और अन्य परिणामों के बारे में सिखा सके। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1178 है। इसमें अभिकथन ए और कारण तर्क आर दिया गया है। पढ़ करके आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो दिया गया है सहवर्तन लोकतंत्र लोकतंत्र का एक अपूर्ण सिद्धांत है, जो कि ये क्या है, सही है। आर में कहा जा रहा है कि क्योंकि वह वास्तविक विकल्प का मार्ग अवरुद्ध करता है, ये जो कि गलत है। तो इसमें ए सही है, आर गलत है। ये सही है, आर गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मूल रूप से सर्व सहवर्तन लोकतंत्र का लक्ष्य सरकार को स्थिरता प्रदान करना, शक्ति समूहों का प्रबंध करना, लोकतंत्र को बचाए रखना और हिंसा से दूर रहना होता है। यह उन देशों में पाया जाता है जहाँ का समाज गंभीर रूप से निर्जातियों, संप्रदायों, नस्लों, क्षेत्रीयता के आधार पर स्पष्ट रूप से बांटते रहते हैं। सहवर्तन लोकतंत्र लोकतंत्र का एक अपूर्ण सिद्धांत आवश्यक है, किंतु यह वास्तविक विकल्प का मार्ग अवरुद्ध न करके एक वास्तविक विकल्प के रूप में होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1179 है कि जनतंत्र को बृहद और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समय में व्यवहार्य बनाने वाला प्रमुख विचारक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रमुख विचारक इसमें विकेंद्रीकरण होता है। ऑप्शन वर्ष का सी वाला राइट आंसर होगा विकेंद्रीकरण।
फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जनतंत्र को बृहद और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समय में व्यवहार्य बनाने वाला प्रमुख विचारक विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण कार्यों, शक्तियों, लोगों को या चीजों को केंद्रीय स्थान या प्राधिकारी से द्वारा हटा करके पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। फिर उसके बाद आता है कि सैमुअल हिंगटन ने अपनी रचना द थर्ड वेव डेमोक्रेसियन इन द लेट 20th सेंचुरी 1991 में विश्व में लोकतंत्र के विकास के चरण को बताया है। फिर उसके बाद आता है कि पहला चरण जो कि 1828 से 1926 फ्रांस, अमेरिका एवं ब्रिटेन से देश लोकतांत्रिक हुए हैं। दूसरा चरण में ये जो कि 1943 से 1962 तक इटली, पश्चिमी जर्मनी, भारत, जापान, इजराइल जैसे देशों लोकतांत्रिक हुए हैं। तीसरा चरण है 1974 से अब तक स्पेन, पुर्तगाल, चिली, अर्जेंटीना, पूर्वी यूरोप, अन्य देश शामिल हुए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1180 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रसिद्ध नौकरशाही। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, प्रसिद्ध नौकरशाही। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उदारवाद के निम्नलिखित लक्षण हैं: विधि का शासन, राजनीतिक शक्तियों का विभाजन, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, जबकि प्रतिबद्ध नौकरशाही लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। उदारवादी लोकतंत्र के भी कोई रूप नहीं होते हैं। शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र, बहुलवादी लोकतंत्र नव बहुलवादी हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1181 है कि समाजवादी सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित मूल सिद्धांत है। 1181 का इसमें राइट आंसर होगा कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित मूल सिद्धांत है, जबकि हस्तक्षेप का सिद्धांत व्यक्तिवाद पर आधारित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1182 है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित मूल सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर होगा कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत अपने लक्ष्यों में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का पोषण करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में कल्याणकारी राज्य की भूमिका में वृद्धि हुई है तथा राज्य की भूमिका अब पुलिसिया राज्य की न होकर के कल्याणकारी स्वरूप की हो गई है। कल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा व समृद्धि की जिम्मेदारी निभाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सामूहिक सुरक्षा की भावना ने ही संयुक्त राष्ट्र संघ सरीखे संस्था के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसका ध्येय वाक्य है एक सभी के लिए, सभी एक के लिए। इसका क्या है, ध्येय वाक्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1183 है कि निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में वर्णित किया है। ये किसने किया है, ये आर नोजिक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा आर नोजिक के द्वारा। नोजिक ने अपनी प्रसिद्ध कृति आर्चियो स्टेट एंड उटोपिया 1974 के अंतर्गत लॉक के राज्य सिद्धांत के नए संदर्भ में दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि प्राकृतिक दशा में व्यक्तियों के अपने अधिकार होते हैं, जिनकी रक्षा के लिए समाज और राज्य का निर्माण किया जाता है। नोजिक के चिंतन का केंद्र व्यक्ति वह यह नहीं मानता है कि समाज, राज्य का या अन्य किसी समुदाय से कोई अधिकार या कर्तव्य हो सकता है। उनकी वैधता वही तक है जहां तक वे शक्तियों के स्वैच्छिक समूह के लिए नहीं कि अपने सदस्यों के कल्याण की कर सकते हैं। उनकी मान्यता है कि कल्याणकारी राज्य एक प्रकार की दास्ता की ओर ले जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1184 है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की किस कार्य से बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा जनमत दबाव से। जनमत दबाव से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य जनमत, जन सहमति निर्माण, जन आक्रोश दूर करना अथवा जनहित संबंधित कार्यों को करना चाहिए, जबकि जनमत दबाने जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1185 कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। ये किसका मिश्रण है, ये उदारवाद और समाजवाद का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उदारवाद और समाजवाद का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कल्याणकारी राज्य
उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है। लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन उदारवाद का अंतिम किंतु अधिक महत्वपूर्ण विचार कहा जा सकता है। उदारवाद का जन्म ही स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। लोक प्रभुत्व उदारवाद का मूल तत्व है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है विविध। विविध इसको हम लोग विविध को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग विविध से आगे की क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।